गुड इवनिंग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट क्लास है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। कुछ सवाल है, उसके बाद मैं आपको दो चार सवाल अलग से कराऊंगा मिसलेनियस। ध्यान से सुनिएगा सवाल नंबर 87। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, और ये एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है। सुनना मेरे दोस्त, आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देगा, ए बी और सी, ठीक है ना। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स ए के x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। आप बोलोगे जी, तो पेपर में सवाल पूछ लेता कि बताओ ये जो ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड होगा जी, ट्रायंगल एबीसी का जो केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जी वो सबसे आसान होते हैं निकालना। क्या कि अगर आपको सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इनका एवरेज ले लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, कोमा y कोऑर्डिनेट निकालना तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये आ जाएगा, ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई है ना। x1 x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर है I, इस त्रिभुज का जो इन सेंटर है I, अंतः केंद्र, तो आपसे पूछ लेता है बताओ इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इन सेंटर तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी है, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी है। तो आपसे यहाँ पे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के निर्देशांक आपसे पूछता है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने, ध्यान से सुनिएगा, ये साइड ए है, ए की गुणा करेंगे x1 में, ax1 प्लस, अब ये साइड बी है, बी की गुणा करेंगे x2 में, bx2 प्लस, फॉर्मूला भी पूछा गया कई बार, ये साइड सी है, सी की गुणा करेंगे x3 में, cx3 अपॉन अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ए की जो है मेरे दोस्तों गुणा करेंगे y1 में, ay1 प्लस, ये b है, b की गुणा करेंगे y2 में, by2 प्लस c की गुणा करेंगे y3 में, cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये आपके हो गए इस ट्रायंगल एबीसी के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। समझ में आया? अरे हाँ है ना, क्लियर है। सबसे ज्यादा वैसे पेपर में सेंट्रॉइड पूछा जाता है। अगर आपको सेंट्रॉइड केंद्र के निर्देशांक आपको निकालने तो तीनों का एवरेज ले लेते हैं, लेकिन इन सेंटर का अगर पूछ लिया, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है भाई। ये अपनी कॉपी में उतार लो। बताऊंगा भाई, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। चलो अब दोस्तों ये वाला सवाल करके बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर आपके सामने 87 जी, करो फटाफट इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से करिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। आया सवाल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर -1, 4, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b आर -3, -1 एंड 3, 5 रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 4 है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा बताओ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यदि a और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्रम से ये हैं। तो मेरे दोस्तों आपको पूछा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, तो एवरेज होना चाहिए ना। अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये है तो एवरेज होना चाहिए भाई। अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 है तो यानी कि इन तीनों का सम जो आएगा -3 आएगा, तीनों का सम -3 आना चाहिए, -1 का 3 गुना -3 और 3 0 हो गया, यानी कि सी का कोऑर्डिनेट आएगा -3, ठीक है भाई। अभी अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4 है तो इन तीनों का सम 12 होना चाहिए, 4 3 12, अभी 5 -1 4 हो गया तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3, 8 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर लेंगे ना, तो बहुत ही आसान सवाल है। अरे भैया एवरेज आपको दे रखा है -1 एवरेज है एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट का सम कितना होगा मनीष, -1 का 3 गुना -3, तो -3 और 3 0 हो रहा है तो ये -3 होना चाहिए। y सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 4 है, ये एवरेज है तो सम कितना होगा 12, 4 3 12, पहले एवरेज पर हो जाके तो 5 -1 4 हो रहा है तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे, कर लिया सभी ने। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बताओ आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 2, 3, -2, -5, -2, -5 और -4, 6। एक ट्रायंगल है मेरे दोस्तों जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो मेरा सवाल है बताओ इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इन सेंटर के तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपको निकालने तो जोड़ के एवरेज ले लेंगे ना, 2 -2 0 और ये -4, -4 बटे 3। y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3 -5 -2 6 -2 4 4 बटे 3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर, आसान है कि निकालना नहीं, बोलो। ये तो हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, आसान है ना। अब पेपर में जो सवाल है एज इट इज पेपर का क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। अंतः केंद्र के निर्देशांक, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है भाई, ट्रायंगल के वर्टेक्स के 2, 3, -2, -5 एंड थर्ड है -4, 6। आपको यहाँ पे इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड निकाली होंगी, फॉर्मूला लगा के तीनों साइड निकालो मेरे दोस्तों। अब ये साइड कितनी आ जाएगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, 2 - 2 4 का स्क्वायर 16
अभी 3 माइनस 5 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट लेंगे 16 और 64 80, 80 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 रूट 5, तो ये साइड आ जाएगी 4 रूट 5। नाउ ये साइड बताओ, ये साइड कितनी आएगी, -2 में से -4 घटाएंगे 2 2 का स्क्वायर 4, -5 में से 6 घटाएंगे -11 का स्क्वायर 121, 125, 125 का अंडर रूट आ जाएगा 5 रूट 5, तो ये साइड आ गई 5 रूट 5। अब निकालें ये साइड क्या आएगी, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, 2 में से -4 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 में से 6 घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, 36 9 45, 45 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 रूट 5, तो ये 3 रूट 5 आ गई वाली साइड। तो मैंने इस ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई निकाल ली, ठीक है ना, एक बार मत चिल्लाओ, समय नहीं है इतना, 3 रूट 5, ठीक है भाई। अब आपको निकालने इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे ये 5 रूट 5 है, मैं इसको नाम देता हूं कि ये जो है आपका ए है, ये आपका बी है, कम से कम कुछ समझ में ना आया तो सवाल ढंग से पढ़ लिया करो। ये 5 रूट कैसे निकालेंगे, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन, ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के कांसेप्ट से भी हो सकता है क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये 5 रूट 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 रूट 5, 10 रूट 5, ठीक है। 3 रूट 5 की -2 में गुणा करेंगे -6 रूट 5 हो जाएगा, 4 रूट 5 की -4 में गुणा करेंगे -16 रूट 5, और नीचे हो जाएगा a + b + c, मतलब 4 3 7 5 12 12 रूट 5, ठीक है भाई, कॉमा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। तो इसके बाद अपन लोग देखेंगे y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 रूट 5 की 3 में गुणा करेंगे 15 रूट 5, 3 रूट 5 की -5 में गुणा करेंगे -15 रूट 5, 4 रूट 5 की 6 में गुणा करेंगे 24 रूट 5, और नीचे a + b + c, मतलब 4 3 7 5 12 12 रूट 5, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 16 6 22, तो 10 - 22 -12 रूट 5 को 12 रूट 5 से डिवाइड करेंगे -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 रूट 5 बटे 12 रूट 5 यानी कि 2, यानी कि इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो -1 2 आ गए, ठीक है भाई। तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इस सवाल में आपसे पूछ सकता है कि बताओ ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर के, इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर के, ये वाला ट्रायंगल। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल 90 है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, यानी कि 2,3 इस ट्रायंगल का आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है भाई। इस सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता है बताओ कि इस ट्रायंगल के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सर्कम सेंटर के, है ना, परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे सर्कम सेंटर के। ये जो ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने पता लगा लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो इसकी साइड 3 4 5 ट्रिपलेट बना रही है, तो जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। भाई आपका हाइपोटेनस है, ये 5 रूट 5 है ना, ये आपका हाइपोटेनस है 3 4 5, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो ही आपका सर्कम सेंटर होगा। मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, लाइन बीसी का मिड पॉइंट -2 और -4, -6 का आधा -3, -5 और 6 1 1 का आधा 0.5, तो यहाँ पे सर्कम सेंटर के जो निर्देशांक होंगे वो -3, 0.5 होंगे, और ये आगे। तो ये मैंने आपको चारों क्वेश्चन करवा दिए, इससे इजीली आप समझ पाए हैं। ऐसा छोटा सा सवाल ये बन सकता है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 88, करो जल्दी से बनाओ। अरिस्टोक्रेट का डाउट है सर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तब क्या होगा। बिल्कुल सही डाउट है अरिस्टोक्रेट का, बिल्कुल सही डाउट है। देखिएगा 4 ही सेंटर होते हैं, मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया है। अभी एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान है, इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर इजीली निकाला जा सकता है। और एसएससी में आपसे यही पूछेगा, अरे इसको पढ़ने के लिए पहले जाके ज्योमेट्री पढ़ो, तब इसको पढ़ना, जाके ज्योमेट्री पढ़ो पहले, ये लेक्चर बंद कर दो। लेकिन बाई चांस अगर पेपर एग्जामिनर को कठिन बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया, तो आपसे पूछ लिया, एक रैंडम ट्रायंगल है, आपसे पूछ लिया बताओ कि इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे पूछ लिया बताओ इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे से जाके मिलती हैं। तो आप यहां वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड खींचेंगे, वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड खींचेंगे साइड बीसी पर, ये एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, उस लाइन का इक्वेशन आप निकालेंगे। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, मैं बस आपको कांसेप्ट बता रहा हूं। आपको ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, x1 y1 x2 y2, वो थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है ना, और x3 y3। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलती है। तो आप साइड बीसी पर एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और वर्टेक्स ए से पास भी करती है। और मैंने ऐसी लाइन निकालने का तरीका आपको सिखाया हुआ है। लाइन एडी की इक्वेशन आप निकालेंगे, साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, वर्टेक्स ए से पास करती है। इसी प्रकार से इस लाइन का आप इक्वेशन निकालेंगे मेरे दोस्तों, इक्वेशन जो कि साइड एसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और वर्टेक्स बी से पास करती है। ये दोनों लाइन का आप इक्वेशन निकालेंगे एडी और बीई का। फिर उन दोनों, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काटेंगी वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है दोस्त। फिर आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहां उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। तो ये होगा उसका करने का बेसिक तरीका, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर दिस विल बी द कांसेप्ट। नाउ अगर आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसी ट्रायंगल के, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं, जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको निकाले तो साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए। ये साइड बीसी के मिड पॉइंट से पास करेगा और साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये लाइन कौन सी है, साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है और साइड बीसी के मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है, तो लाइन आप आसानी से निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। इसी तरीके से आप साइड एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए। ये वो लाइन है जो साइड एसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे वो होगा जी आपका सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होगा। तो ये होगा बेसिक तरीका, इसमें समय लगेगा करने में।
ये जो सवाल थे ये 11th में आते थे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 10 नंबर के सवालों में। अब 11th तो हमने पढ़ी नहीं बिल्कुल भी, ऐसे पास हो गए। एसएससी में सवाल के आने के चांसेस कम है क्योंकि एसएससी में जो सवाल है वो आएगा जिसको 1 मिनट से कम में करना हो। इसमें आपका समय लगेगा या फिर बहुत आसान डाटा देगा, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है, मैंने आपको समझा दिया। किसी भी उसके लिए पेपर में आपके एग्जाम में चांस है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछेगा ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां से निकालना आसान रहेगा। तो इसको जाके आप पहले ज्योमेट्री अच्छे से पढ़िए तो ये समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 88 करो जल्दी से। एस्टोक्रेट अब तो कोई डाउट नहीं है ना, गुड। चलिए सवाल नंबर 88, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर -5, 7 एंड 5, 5 देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल का मेरे दोस्तों ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और सेंट्रॉइड केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है ट्रायंगल के सर्कम सेंटर परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, बताओ। एच और जी के आपको दिए, ओके पूछे, बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बट इसमें लगेगा ज्योमेट्री का कांसेप्ट, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे में मैंने आपको बताया यूलर्स लाइन, याद है यूलर्स लाइन, खैर अब तक आप भूल गए होंगे, इतने दिन कहां रुकता आपके दिमाग में। किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। किसी भी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है भाई। और एच जी से जीओ का जो रेशियो होता है, ये रेशियो 2:1 होता है। इसे बोलते हैं यूलर्स लाइन। एच जी ओ तीनों एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है भाई। और एच जी से जीओ का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दे रखे हैं, -5, 7 दे रखे हैं। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपको 5, 5 दे रखे हैं, ठीक है भाई। और आपको यहाँ पे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए दो तरीके, पहला तरीका है ऑप्शन से करने वाला। ऑप्शन से कैसे कि भाई जो लाइन एचजी का स्लोप है वही जीओ का स्लोप आना चाहिए, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे 1 बाय 1। जो लाइन एचजी का स्लोप आ रहा है वही लाइन जीओ का स्लोप आना चाहिए, तो वो हम ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है ना। संदीप कह रहे हैं ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग कैसे करें, संदीप फिजिक्स पढ़ के, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एच और जी है, एच के आपको कोऑर्डिनेट रखें, जी के आपको कोऑर्डिनेट रखें। कौन सा इस्माइल भाई इसका आपको निकालना है, तो ऑप्शन से तो आप समझिए स्लोप को इक्वल करके निकालेंगे। अदरवाइज आपको सॉल्व करना है पूरा डिटेल में। तो मेरे दोस्तों ये आपका सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई मान लिया, एक्स और वाई। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, रेशियो 2 रेशियो 1 रखा है, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन फॉर्मुला लगा देंगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन फॉर्मुला आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन फॉर्मुला लगा लेंगे, इजीली लग जाएगा भाई। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5। ये जो पॉइंट जी है इस लाइन को 2:1 में बांट, कैसे आएगा, एक्स की गुणा इधर होगी 2x, -5 की गुणा इसमें होगी -5 अपॉन 2 + 1 3, तो कितना आएगा 15 + 5 20, 20/2 10, तो x का मान 10 आ गया। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। इंटरसेक्शन फॉर्मुला हमने इसमें लगा दिया है। चलो ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना, तो वाई की 2 में गुणा करेंगे 2y, 7 की 1 में गुणा करेंगे 7 अपॉन 2 + 1 3, ये हो जाएगा बराबर किसके आएगा यहाँ पे 5 के। तो y कितना आएगा 15 -7 8 8/2 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। x का मान 10 आ गया, y का मान 4 आ गया, तो 10,4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शानदार सवाल है। वेरी गुड दीपक। सेक्शन फॉर्मुला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो भी ये मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया है यूलर्स लाइन। किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, सर्कम सेंटर, तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। और एच जी से जीओ का जो रेशियो होता है वो 2 रेशियो 1 होता है। एच जी से जीओ का अनुपात 2:1 होता है। सेक्शन फॉर्मुला क्या कहता है कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है जी, इस लाइन एचओ को 2:1 में बांट रहा है। तो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एक्स की यहाँ गुणा करेंगे 2 में 2x, -5 की 7 में, -5 की 1 में गुणा करेंगे -5 अपॉन 2 + 1 3, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, याद आया फॉर्मुला, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, हो गया ये। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 89, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लास्ट है। करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लेवल में, ठीक है ना। मिस में तो अभी तक सवाल नहीं आया है एक भी, लेकिन प्री में कई सवाल आ चुके हैं। अभी आपके सामने मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सर्कल एक सर्कल का सेंटर दे देगा, सर्कल की रेडियस दे देगा और आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर उल्टा। किसी सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके सेंटर के निर्देशांक क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a, b है मेरे दोस्तों। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस है r। तो मेरे दोस्तों सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और आपको सर्कल की त्रिज्या r पता है, ठीक है ना, बताइएगा। तो सर्कल की परिधि पर कोई पॉइंट P है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए आप P, P के कोऑर्डिनेट है मेरे दोस्तों x, y। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर P एनी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो सर्कल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट और सर्कल के जो सेंटर है इनके बीच की दूरी बराबर होती है। वो दूरी कितनी होती है, रेडियस। सेंटर से सर्कल की परिधि पर स्थित किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी सर्कल की रेडियस के बराबर होगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम। सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट a, b दिया है। मैंने माना कि माना सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, सर्कल की रेडियस है r, ठीक है दोस्तों। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पॉइंट P और सेंटर के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। कितनी डिस्टेंस होगी मेरे दोस्तों, x माइनस 2 पॉइंटों के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे, ये अंडर रूट बराबर किसके आएगा मेरे दोस्तों, r के। क्लियर है, ये हो गया कि नहीं होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, दोनों तरफ से हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर मिलेगा मेरे दोस्तों यहां से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई मेरे दोस्तों, इसी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर।
इस्माइल आपने जो क्वेश्चन कराया उसमें 30 डिग्री और ये जो 45 डिग्री है, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ना बना के ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बना दिया इस्माइल भाई। ट्रायंगल के दो एंगल 30 45 दिए, तो एंगल जो भी देता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल देता है 30 45। आपने कर दिया ये 30 है, ये एक्सटीरियर 45, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आई ये बात? चलो, तो मेरे दोस्तों किसी भी सर्कल की आप इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपको उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और उसकी रेडियस पता है। नाउ अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सर्कल का जो सेंटर है वो मूल बिंदु पे है, मूल बिंदु पे है यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। तो मेरे दोस्तों ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 0 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए तो आपके सामने सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो यहां पे सर्कल की जो इक्वेशन होगी इस केस में वो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ए और बी का मान 0 0 हो जाएगा। चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जल्दी से इस पे सवाल करेंगे आप लोग। सवाल नंबर 89, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर ओरिजिन है और सर्कल की रेडियस जो 6 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे आसान सवाल है ये, बताइएगा जी सवाल नंबर 90, इस वाले सवाल का क्या उत्तर है, करो 90 नंबर क्वेश्चन। जी, डी ऑप्शन आगे सभी का। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 1, -2 एंड रेडियस 4। उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर 1, -2 है और रेडियस 4 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1 का स्क्वायर प्लस y -2 करेंगे तो y + 2 हो जाएगा, y + 2 का स्क्वायर बराबर 4। ये हो जाएगा कि नहीं? तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x² + y²। ठीक है दोस्त, यहां से कितना आएगा, माइनस का 2x, यहां से कितना आएगा 2 दूनी 4y + 4y, -1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4। 4 से 4 कट जाएगा तो x² + y² - 2x है भाई, सॉरी बराबर 4 का स्क्वायर यहां पे आएगा ना, बराबर 4 का स्क्वायर आएगा 16 16। तो ये 1 + 4 बराबर 16, तो इक्वल टू क्या आएगा, x² + y² - 2x + 4y बराबर 11। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सभी स्टूडेंट वाला सवाल कर लिया, बेसिक सवाल था, गलती मत करेंगे ना। 1 + 4 5 है, 5 भी तो उधर जाके 11 हो जाएगा ना, 16 - 5 11, 16 नहीं आएगा, गलती कर रहे हो आप। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताओ। सवाल ये है कि उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट, व्यास के जो अंत बिंदु है वो 4,3 और -2,1 है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है मेरे दोस्तों जिसका डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, सेंटर से पास करेगा ना, डायमीटर के एंड पॉइंट 4,3 है और -2,1 है। बताओ जल्दी से। जैसे सर्कल हो गया, इस सर्कल का जो एक डायमीटर है, डायमीटर का एंड पॉइंट है 4,3 और -2,1। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, कैसे करेंगे प्यारे भाई? तो भैया सेंटर के कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर क्या होगा इन दोनों का, मिड पॉइंट होगा, 4 - 2 1 और 3 4 का आधा 2, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। स्टूडेंट रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी रेडियस हो जाएगी अभी 4 - 1 मेरे प्यारे भाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1 का स्क्वायर √10। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, √10। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये आपने सर्कल के सेंटर के निर्देशांक भी निकाले, सर्कल की रेडियस भी निकाली। तो क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर
इक्वल टू मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे सर्कल की रेडियस है √10 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सुनना मेरी बात, यहां से माइनस का 2x, ये माइनस का 4y, तो माइनस 2x माइनस 4y आना चाहिए स्टूडेंट, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहां से आएगा मेरे दोस्तों 1 + 4 5, और 10 में से 5 घटाएंगे तो इक्वल टू 5 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है भाई, आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीएचएसएल का एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 उधर आएगा तो 10 - 5 5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट कर लेंगे, आगे चलेंगे, अगला सवाल 92। ठीक है भाई, इससे पहले ये क्वेश्चन बताओ आप, सीएचएसएल 2021 का लेटेस्ट, एक सर्कल की इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y बराबर 12, माइनस का 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। एक सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 है। तो मेरे दोस्तों सवाल आपसे यह है कि बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की त्रिज्या क्या है, करो। ये क्वेश्चन आया है सीएचएसएल 2021 में एज इट इज, बनाओ जी क्या आंसर है सवाल का। सेंटर पर 1 2 कैसे निकाले, अरे भाई आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे, व्यास के एंड पॉइंट दे रखे, सेंटर जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा, सेंटर जो होता है इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होता है, दिक्कत क्या है, समझती नहीं है। जवाब दीजिए जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है कि आपके सामने कि एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो आपसे पूछा है, नहीं मुकेश गलत है, इस सर्कल की रेडियस त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ना, तो सर्कल को इसी फॉर्म में लाओ, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अलग कर लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y अलग कर लेंगे, ठीक है ना, और इक्वल टू है मेरे दोस्तों 12। तो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा, यहाँ 4 ऐड करना होगा, या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड करना होगा 4, या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 ऐड करना होगा। तो 4 में 13 लेफ्ट साइड में ऐड हुआ तो राइट साइड में भी 13 है। इतना देखते मैं समझ गया कि सर्कल की जो रेडियस है वो 5 आ गई, 5 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये बन गया x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये बन गया y + 3 का स्क्वायर, और बराबर 12 13 25 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x - a स्क्वायर प्लस y - b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ पे r की जगह 5 लिखा है तो 5 आ गया। अगर आपसे सवाल में सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे जाते तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते, a और b, तो a का मान 2 है और b की जगह लिखा हुआ -3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाते 2, -3, 2, -3। ये बताइएगा जल्दी से, क्लियर, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, नहीं अभी लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, 92 नंबर। ये सवाल है सीएचएसएल 2020 का। देखो अगर आपने कभी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर के सेट शुरू करे हो तो 20-25 सेट में हर शिफ्ट में सवाल था A to Z, हर शिफ्ट में, बस ये डाटा बदला हुआ था। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, कठिन सवाल है मेरे दोस्तों, चित्र बनाने में बच्चों को परेशानी हुई है इस सवाल पे। जरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या होगा, A और B लेना है आकृति। बच्चे करें इक्वेशन को देखकर भी तो सेंटर का पॉइंट बता सकते हैं, हम मोनो बिल्कुल बता सकते हैं, उसके लिए मुझे बच्चों को और समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, और डेप्थ में जाना पड़ेगा। उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास समय है ना, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज बताइए, उसमें एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। सीएचएसएल 2020 की हर शिफ्ट में आने वाला सवाल है ये, और मेंस लेवल से कठिन है। पहली लाइन लिखो, गूगल पे आ जाएंगे सवाल बहुत सारे, बताओ जी। मैं सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना समझिए, चित्र समझिए तो आप आगे भी कर सकते हैं सवाल। द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर सच दैट b की पावर p बराबर a की पावर m इंटू c की पावर n, वेयर m and p सब नेचुरल नंबर है और आपस में प्राइम है, ठीक है ना, को प्राइम है। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। तो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के किसी पॉइंट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर हमने टेंजेंट खींची है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। जैसे आपके सामने स्टूडेंट ये हो गया जी एक्सिस, ठीक है ना, मैंने आपके सामने एक्सिस बना ली। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास एक सर्कल है, सुनना, आपके पास मेरे दोस्त एक सर्कल है, इस प्रकार से सर्कल हो गया। ये सर्कल क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसके किसी पॉइंट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर टेंजेंट खींची गई है, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे दोस्तों एक और दूसरा सर्कल है, एक और यहाँ पे दूसरा सर्कल है। ये जितने भी तीनों सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तीनों का रेडियस a b और c है, लेकिन तीनों का सेंटर ओरिजिन है, मूल बिंदु। एक और दूसरा सर्कल है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर, इस प्रकार से। अभी सुनना मेरी बात, इस सर्कल की रेडियस का, इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है भाई। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। मैंने अंदर ही क्यों बनाया, पढ़ो सवाल, सवाल में रखा है कि इस सर्कल के किसी पॉइंट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर टेंजेंट खींचनी है। तो जाहिर सी बात है ये जो सर्कल है, इस सर्कल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर टेंजेंट खींचनी, तो टेंजेंट इसी तरीके से खींचेंगी। जब आप इस पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट इसी तरीके से खींचेंगी कि नहीं खींचेंगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि जो ये सर्कल है ये बड़ा होगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है छोटा होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के किसी पॉइंट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर हमने टेंजेंट खींची, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है, क्लियर। आप बोलोगे जी सर, और हमने इसको मिलाया, ये बन गई मेरे दोस्तों टेंजेंट कॉर्ड। क्या बन गई, ये कॉर्ड बन गई सर्कल की। ये जो कॉर्ड है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर को टच कर रही है, मतलब एक और तीसरा सर्कल है, एक और तीसरा सर्कल है मेरे प्यारे भी कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो कॉर्ड है प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉर्ड है मैंने भाई इसको मिलाया, ये होगी कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर को टच कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर को ये टच कर रही है। देखो ना,
द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है कि टेंजेंट पॉइंटों को मिला दो, टेंजेंट पॉइंट्स को मिला दो तो जो लाइन बनेगी ये होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर जो टेंजेंट खींची गई, उन टेंजेंट के दोनों पॉइंटों को मिलाया टेंजेंट पॉइंट को, ये जो कॉर्ड बनी है ये कॉर्ड एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को छू रही है, इस प्रकार से कि बी की पावर पी बराबर ए की पावर एम इंटू सी की पावर एन है, ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फटाफट। चित्र बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर चित्र तो बन गया, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक सी, ये सर्कल की रेडियस है सी, ठीक है भाई ये सेंटर है तीनों का, ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक, इस सर्कल की रेडियस है ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। मेरे दोस्तों बताइएगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री का होगा। मुझे बी ए और सी के बीच रिश्ता बिठाना है, तो मेरे दोस्तों ये जो लाइन है ना इसको यहाँ पे टच कर रहे हैं ब्लू सर्कल को, तो आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। अभी ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, ब्लू सर्कल की रेडियस बी, ये आ गया आपका बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। भाई मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये आपका बी है, ये ओ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ये एम एन पी के ही तो मान निकालने हैं दीपक, ट्रायंगल ओ भी 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अगर भगवान ने दी हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेग्स है, ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स है। मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स पता है बी, तो इस बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस पे कूद जाइए, किस पे, हाइपोटेनस पे। पहले छोटी लंबाई कूदोगे सी, फिर बड़ी लंबाई कूदोगे ए, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी इंटू ए, या बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी इंटू ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये रिलेशन बनेगा। अरे कचरा बुद्धि, कभी तो याद रखा करो, कुछ 2 दिन में भूल जाते हो। 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, मुझे लेग्स की लंबाई निकालनी है, तो एबी का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले छोटी लेंथ कूदते हैं एडी, फिर पूरी लेंथ जाते हैं एसी, सब भूल भाल गए होंगे। तो बी स्क्वायर बराबर सी गुणा ए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर बराबर ए की पावर 1 इंटू सी की पावर 1 ही आ गया। बोलो, लेकिन सवाल में रखा बी की पावर पी बराबर ए की पावर एम सी की पावर एन, जहां एम एन पी सब नेचुरल नंबर है, सब प्राकृतिक संख्या है, आपस में को प्राइम है। तो कंपेयर करेंगे, पी की जगह 2 लिखा हुआ है, एम की जगह 1 लिखा हुआ है अभी, और एन की जगह भी 1 लिखा हुआ है, तीनों नेचुरल है, तीनों आपस में को प्राइम है, 2 1 1। आपसे इसका मान पूछा, यहां पर रख देंगे, एम की जगह 1 रखेंगे 2, एन की जगह 1, पी की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ गया, 2 1 3 1 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन। सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई होगी। बहुत ही बेहतरीन एक शानदार सवाल है, घर पे जाकर रिपीट करके देखिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। इससे ज्यादा समय नहीं, दोबारा रिपीट करा जाए। नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक नया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स। आपके सामने दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। पहला है मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 23 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 26y प्लस 141 इक्वल टू 0। आपके सामने दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है बताओ इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, एक खींची जा सकती है, इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, बताइएगा। रिंकी कहना शॉर्ट में कैसे करें, रिंकी शॉर्ट में तो हुआ है, ये चित्र तो बनाना है, बाकी कुछ करा क्या है, चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चित्र नहीं बना सकते तो छोड़ दीजिए, बाकी तो यही है ना। अच्छा चित्र दिमाग में बनाना है, रिंकी दिमाग में इस चित्र को दिमाग में बनाने लायक तो दिमाग भगवान ने आपको दिया ही नहीं, तो आपको चित्र पेपर पे ही बनाना पड़ेगा, और आप नहीं बना सकते तो आप स्किप कर दीजिएगा। हर स्टूडेंट के लिए करने वाला सवाल नहीं है, 100 बच्चे पेपर देने जाएंगे तो 5 ही करेंगे, बाकी 95 छोड़ के आएंगे, और उन 5 की नौकरी लगेगी। अगला करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आपके सामने दो सर्कल की इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे ये पूछा बताओ इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों सर्कल की रेडियस और उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो। सबसे पहला वाला इसको देखते हैं, क्या है मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और बराबर आ जाएगा दोस्तों 23। तो दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे मेरे प्यारे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लेफ्ट साइड में 2 तो राइट साइड में भी 2 ऐड हो जाएगा। इस सर्कल की इक्वेशन आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 23 तो 25 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पहले सर्कल की मेरे प्यारे भाई सेंटर आ गया 1,1 और रेडियस आ गई 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पहले सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 1 है, रेडियस आ गई 5। अब दूसरे सर्कल की बात करते हैं। दूसरे सर्कल का मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये वाई स्क्वायर माइनस 26y बराबर माइनस का 141 आपको दिया हुआ है। दूसरा सर्कल परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ क्या ऐड करना होगा 36, यहाँ कितना ऐड करना होगा 169, यही है। तो 36 प्लस 169 कितना होता है, 31 ऐड करूंगा 200 और 6 ऐड करूंगा 206, तो 206 यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर 96, अच्छा सॉरी 205 ऐड करना होगा, 9 6 15 5 3 4 16 20, दोनों तरफ 205 ऐड करना होगा। ये बताइएगा ये कितना होगा, ये हो गया जी x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया y माइनस 13 का स्क्वायर, और राइट साइड में आ गया 205 में से 141 माइनस करेंगे तो 64, यानी कि इस सर्कल की सेंटर आ गया 6,13 और इस सर्कल की रेडियस आ गई मेरे दोस्तों 8, रेडियस आ गई 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने दोनों सर्कल की रेडियस निकाल ली है, मैंने दोनों सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए।
आपसे पूछा इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट। तो अब इसमें लगेगा ज्योमेट्री का कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा भाई, ये पहले सर्कल का सेंटर है या दूसरे सर्कल का सेंटर है। आप मुझे बता दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर, 1 - 6 5 का स्क्वायर, 1 - 13 12 का स्क्वायर, 5 12 13। दोनों सेंटर के बीच की दूरी 13 है। दोनों सर्कल की रेडियस का सम कितना है, दोनों सर्कल की रेडियस का सम आ रहा है जी 5 + 8 13। तो क्या आपको इतना समझ नहीं आता कि ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। इस केस में दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो उनकी रेडियस के सम के बराबर आ चुकी है। इस केस में दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो उनकी रेडियस के सम के बराबर आ चुकी है। दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो उनकी रेडियस के सम के बराबर है। मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। और जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, बाह्य स्पर्श करेंगे, तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, उनकी मैक्सिमम 3 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 3। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल था। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के कांसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। ये अभी प्रीवियस में नहीं आया, ये नया क्वेश्चन है, फ्रेश। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सवाल आपके सामने 93, जवाब दीजिएगा। बनाओ। लास्ट क्वेश्चन जी, बताइए 93। यदि ए बी और सी के कोऑर्डिनेट रखे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पर, तो आपसे पूछा हाइपोटेन्यूज की लंबाई। हाइपोटेन्यूज की लंबाई आपसे पूछा गया है। सवाल आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान सवाल था अब तक का। तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, ठीक है ना। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी। भाई बी के कोऑर्डिनेट कितने, बी के कोऑर्डिनेट है -3, -9। ए के कोऑर्डिनेट है -9, 3। ए के कोऑर्डिनेट है -9, 3। सी के कोऑर्डिनेट है k, -1, k, -1, सी के कोऑर्डिनेट है। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकालने के लिए मुझे k का मान निकालना होगा। इतना सभी को क्लियर है? अरे हाँ ना, जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, इतना सभी को क्लियर है? अब बताओ k का मान कैसे निकालेंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो AB और BC परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, लाइन AB का स्लोप क्या है, y2 - y1 x2 - x1। 3 में से -9 घटाएंगे 12, -9 में से -3 को घटाएंगे -6 इंटू। इस लाइन का स्लोप कितना है अभी, -1 में से -9 को घटाएंगे मेरे दोस्तों 8, k में से -3 घटाएंगे k + 3, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा -1, 1 से माइनस काट लेंगे, 6 दूनी 12। तो k + 3 = 16, तो k का मान 13 आ गया। तो सॉल्व करने पर k का मान आ गया यहाँ से 13। तो यानी कि ये जो k की वैल्यू है ये 13 आ गई। अब आपको पूछा हाइपोटेन्यूज की लंबाई यानी कि AC की लंबाई क्या हो जाएगी, पॉइंट A और C के बीच की दूरी। और दो पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं। कितना हो जाएगा, 13 - 9, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 13 - 9 करेंगे तो 22 का स्क्वायर, प्लस 3 - 1 हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर, तो 484 + 16 यानी कि 500 हो जाएगा। 500 100 पंजे 500, तो 100 का रूट 10 आ जाएगा, 5 का रूट 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई हो जाएगी 10√5। ये आंसर है इस सवाल का, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो। ठीक है भाई, और इसी अंतिम सवाल के साथ जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक ये जो है छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। हर एक टाइप मैंने आपको समझा दिया। अभी एरिया वाले सवाल, इंटरसेक्शन वाले सवाल, इंटरसेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दो पॉइंटों के बीच की दूरी, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, सर्कल एज इट इज। तो आपके ज्योमेट्री भी समाप्त हो गया और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रखेंगे, अब कल से हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है भाई, तो मेंसुरेशन पढ़ने के लिए कल तैयार रहिएगा। ओके, आज इतना ही, बाय।